है एवरीवन। सो कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी सीरीज जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी आज एनिमल टिश्यू चैप्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं और इसका वेटेज भी बहुत है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से रीड करना है और मैं ये बताऊंगी कि इसमें एनसीईआरटी में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और कैसे इसको रीड करना है, और कि इसमें बहुत से जो चीज़ें हैं जो हमारे समझ में नहीं आती हम खुद से जब पढ़ते हैं। और ये हिंदी मीडियम के लिए सीरीज़ है, नीट हिंदी मीडियम के लिए, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। ये देखो, ये रही एनसीईआरटी, तो देखो कितनी पुरानी हो गई है, गंदी हो गई है ना। और इस सीरीज़ में एनसीईआरटी के बायोलॉजी के सारे चैप्टर आएंगे अब। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो को लाइक करें और एंड तक बने रहना। ठीक है, और ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सारे वीडियोस मिल जाएंगे एनसीईआरटी के बायोलॉजी के। तो आज हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, ओके, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप बाद में ये कहोगे आके सच में दीदी आपने जो बताया और वही आया। और मेरी बुक में जो भी टिक लगे हैं हमेशा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यहीं से आते हैं। सोचो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना। अब हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए कि क्या पढ़ना है। ओके, सो ये रहा चैप्टर हमारा एनिमल टिश्यू। ओके, तो इसको हम अब पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या इम्पोर्टेंट है, मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट और जो भी ज़रूरी है टॉपिक वही पढ़ाने वाली हूँ। सारे टॉपिक हम रीड नहीं करेंगे, सारे टॉपिक रीड करें कुछ फ़ायदा नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है, एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएँ जैसे पाचन, श्वसन, जनन एक ही कोशिका के द्वारा होता है। ठीक, बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न होती हैं। ठीक, ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों कोशिकाओं का दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से रीड करना आप। अब हम लोग आते हैं बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिका का ऐसा संगठन क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। देखो, जब बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह होगा, जो एक जैसी कोशिकाएं होंगी, और अंतरकोशिकीय पदार्थ होता है उससे जो जुड़ी होती हैं और जुड़कर एक विशेष कार्य करती हैं, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? ऊतक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राणी ऊतक। प्राणी ऊतक में क्या है? कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हें मोटे तौर पर विभिन्न निम्नलिखित में से 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? प्राणी ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से होते। देखो, सबसे पहले आता है उपकला ऊतक, फिर उसके बाद संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ये होते हैं 4 ऊतक। इन्हीं से मिलकर हमारा शरीर और हमारे अंग और अंगतंत्र बने होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उपकला ऊतक में। उपकला ऊतक में क्या क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, हम उपकला ऊतक को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं। इसका नाम उपकला ही होता है और उपकला को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं। इस ऊतक में एक मुक्त स्तर होता है जो एक ओर से देह तरल और दूसरी ओर से बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है। ठीक है, जो एक तरफ तो क्या रहेगा, जो बॉडी फ्लूइड है वो रहेगा, और दूसरी तरफ क्या रहेगा, जो बाहर की तरफ हमारी जो स्किन होती है ना, जो वो वातावरण के जो बाहर का वातावरण होता है उसके संपर्क में रहती है। यही बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है? और इस प्रकार देह का आवरण तथा अस्तर का निर्माण करता है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ना आप। कोशिकाएं अंतरकोशिकीय आधात्री द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती हैं। उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं उपकला ऊतक? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल उपकला, संयुक्त उपकला। देखो, सरल उपकला एक ही स्तर का बना होता है। ठीक है, तथा यह देहगुहा वाहिनियों
और नलिकाओं का स्तर है। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त उपकला कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक स्तरों की बनी होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ना। इसका कार्य रक्षात्मक, जैसे हमारी त्वचा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल संयुक्त उपकला का उदाहरण क्या है? हमारी त्वचा, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ना। अब है सरल उपकला ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। शल्की उपकला, घनाकार उपकला और स्तंभाकार उपकला, ठीक है। अब देखो ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन पे क्वेश्चन आता है। इन पे क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताती हूँ आपको कैसे आता है। इसमें जैसे ये डायग्राम दे दिए जाएंगे, ये डायग्राम दे दिए जाएंगे और इनसे पूछा जाएगा कि बताओ ये क्या है, ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा है। तो इस टाइप से तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है शल्की उपकला और इसका क्या है? घनाकार उपकला। ऐसे ही ये पूछे जाते हैं, तो वही आपको बस बताना है, ठीक है। तो डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़ना। अब हम लोग पढ़ेंगे शल्की उपकला। शल्की उपकला क्या होता है इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। देखिए यह एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है। देखो ये है चपटी कोशिकाएं और अनियमित हैं, ये लिखा हुआ है, अनियमित होती हैं। यह ऊतक रक्त वाहिनियों की भित्ति में तथा फेफड़े के वायुकोश में पाए जाते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। यही है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यह विसरण सीमा का कार्य करता है। घनाकार उपकला, यह ऊतक एक स्तरीय घन जैसी कोशिकाओं से बना होता है। सामान्यतः वृक्कों, ये क्या है? वृक्कों नेफ्रॉन्स के नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है, ठीक है। इनका मुख्य कार्य श्रवण और अवशोषण है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना। वृक्कों में वृक्कों की समीपस्थ सम्मिलित सूक्ष्म नलिकाओं के उपकला में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। स्तंभाकार उपकला लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है, ठीक है। एक स्तर का बना होता है ये। और इसके आगे क्या है? केंद्रक प्राय कोशिका के आधार में होता है। मुक्त सतह पर प्राय सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर अमाशय आंतरिक स्तर में पाए जाते हैं, ठीक। यह श्रवण अवशोषण में सहायता करती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यदि यह घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पश्चिमाभ होते, अगर इसकी ही सतह पे पश्चिमाभ होते तो क्या हो जाता? तो इसे हम लोग कहते हैं पश्चिमाभी उपकला, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य कणों तथा श्लेष्मा उपकला की सतह पर एक निश्चित श्लेष्मा को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना। और ये पाए कहाँ जाते हैं? श्वसनिका और डिम्ब वाहिनियों की नलिकाकार भागों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। देखो पाए जाते हैं, जैसे खोखले अंगों की भीतरी सतह पर पाए जाते हैं, ठीक। और ये जब ये देखो ये दिए गए हैं डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रंथिल उपकला के कितने भाग होते हैं? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप अच्छे से पढ़ना। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में श्रवण की विशेषता होती है और ऐसी उपकला को उपकला ग्रंथिल कहते हैं, ठीक है। इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कोशिकीय, दूसरा होगा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में क्या होता है? एक कोशिकीय जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, जैसे आहार नाल की कलश कोशिकाएं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ना। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक। तथा बहुकोशिक जो कोशिकाओं के पुंज लार ग्रंथियों का बना होता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वही अब क्या है? स्रावी कोशिकाओं में स्राव के निष्कासन के आधार पर ग्रंथियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि में श्लेष्मा, लार, कर्णमोम, तेल, दूध, अमाशय, एंजाइम तथा अन्य कोशिकाओं का उत्पाद स्रावित होते हैं। ये सब वाहिनियों अथवा नलिकाओं के माध्यम से निर्मुक्त होते हैं। इसके विपरीत देखो ये कैसे होते हैं? बहिस्रावी देखो कैसे होते हैं? बहिस्रावी होते हैं नलिकाओं और वाहिनियों के माध्यम से, ठीक है। अब होंगे अंतःस्रावी। अंतःस्रावी देखो कैसे होते हैं? अंतःस्रावी इनमें कोई नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, सिंपल सी तो पहले ये बात है, इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं और इनके उत्पाद क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी के बारे में।
इसके विपरीत अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं। इसके उत्पाद हार्मोन्स होते हैं। ये सीधे उस तरल में छोड़े जाते हैं जिसमें ग्रंथि स्थित होती है। ग्रंथि कौन सी होती है? प्यूटरेट ग्लैंड, और कौन सी होगी? पीनियल ग्लैंड। यही सारी ग्लैंड होती हैं, यही सारी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त उपकला। संयुक्त उपकला क्या होता है? पहले तो ये इसका डायग्राम है। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्तर होते हैं। देखो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे बहुत स्तरीय होते हैं, तो इसे संयुक्त उपकला कहते हैं। वह स्तरीय हैं इसके स्तर। ठीक है, अब देखो संयुक्त उपकला एक से ज़्यादा कोशिका स्तरों की बनी होती है और इस प्रकार श्रवण अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित है इसकी भूमिका। ठीक है, इसका मुख्य कार्य रासायनिक यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना। यह त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा की नम सतह, ग्रसनी लार ग्रंथियों और अग्नाशय की वाहिनियों की भीतरी स्तर को ढकता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर इसके बाद आता है संधियाँ। देखो, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? संधि होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? दृढ़ संधि, असंधि एवं अंतराली संधि। दृढ़ संधि का काम क्या होता है? दृढ़ संधि का काम होता है पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकना। ठीक है, ये किसका काम है? दृढ़ संधि का। असंधि का काम क्या है? पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। इसमें ये लाइन गलत है तो मैंने उसको कट कर दिया है। अंतराली संधियाँ, इसका काम क्या है? अंतराली संधि का काम क्या है? आयनों तथा छोटे अणुओं एवं कभी कभी बड़े अणुओं के तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस पे देखो, संधि पे क्वेश्चन हर साल आता है। और आता कैसे है क्वेश्चन? इसमें आएगा या फिर मैचिंग में आएगा, या फिर स्टेटमेंट में आएगा, या फिर कथनकरण में आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। जो भी मैंने हाईलाइट करके रखा है ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से रीड करना। अब हम लोग आएंगे संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में क्या होता है? पढ़ते हैं अब इसको। संयोजी ऊतक में अब हम लोग पढ़ेंगे जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से पाया जाता है। जो प्राणी का शरीर है, जो हम लोगों का शरीर है, उसमें विस्तृत रूप से पाया जाता है, चाहे वो एनिमल हो या हम लोग हों। ठीक है, अब देखो, संयोजी ऊतक नाम शरीर के ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे के जोड़ने आलम्बन के आधार पर दिया गया है। देखो, संयोजी ऊतक का नाम किसके आधार पर दिया गया है? ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलम्बन के आधार पर दिया गया है। ठीक है, ओके। देखो, संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक भी होते हैं, जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक, रक्त सम्मिलित हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब लाइन देखो, ये होने वाली है। रक्त को छोड़कर सभी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित होता है। रक्त को छोड़कर, और वो कौन सा प्रोटीन है? कोलेजन इलास्टिन कहते हैं इसको, इस प्रोटीन को। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता, लचीलापन प्रदान करता है। कौन सा प्रोटीन करता है? कोलेजन। ठीक है, और ये जंतुओं में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। कौन सा है? कोलेजन। ये कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है। ठीक है, जो कोशिका तंत्र के बीच में जमा होकर आधात्री का कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी तो कार्य करता है। और फिर देखो आता है संयोजी ऊतक को 3 प्रकार में विभक्त किया गया है। पहला कौन सा है? लचीला संयोजी ऊतक, दूसरा सघन संयोजी और तीसरा विशिष्ट संयोजी ऊतक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे शिथिल संयोजी ऊतक के बारे में। ये क्या होता है? और शिथिल संयोजी ऊतक में ये शिथिल हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि ये मतलब सिकोड़नेट वाले टाइप के होते हैं, तो इसलिए शिथिल संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, इनका देखो, अब हम पढ़ेंगे कोशिका। शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्धतल आधारीय पदार्थ से शिथिलता से जुड़े रहते हैं। उदाहरण त्वचा, गर्तिका ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यह प्राय उपकला के लिए आधारी ढांचे का कार्य करता है। इस संयोजी ऊतक में प्राय तंतुकोरक, महावच्चाणु, मास्ट कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, बसा, अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। बसा ऊतक दूसरा शिथिल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः
त्वचा के नीचे स्थित होता है। ठीक है, कहाँ स्थित होगा? त्वचा के नीचे। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वे वसा के रूप में परिवर्तित कर इस ऊतक में संग्रहित कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो हाईलाइट है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना आप अच्छे से। अब इसके बाद आता है सघन संयोजी ऊतक। सघन संयोजी ऊतक में क्या होता है? सबसे पहले तो ये घने घने से होंगे, सघन मतलब जुड़े आपस में। ठीक है, सारी चीज़ का मतलब निकाला करो कि मतलब क्या हो सकता है इसका। अब है सघन संयोजी ऊतक में तंतु एवं तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित होती हैं। अभिविन्यास के आधार पर तंतु तथा तंतु कोरक सघन संयोजी ऊतक को नियमित ऊतक, देखो सघन संयोजी ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से वो हैं? नियमित संयोजी ऊतक और दूसरा सघन संयोजी ऊतक। सघन संयोजी ऊतक में विभाजित किया गया है। सघन संयोजी ऊतक में तंतु कोरक समांतर रूप से गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होते हैं। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। कंडराएं जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती हैं। ठीक है, कंडराओं का क्या काम होता है? कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ना। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन भाई पक्का आता है। तथा स्नायु जो अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो PYQ भी लगा के रखा है मैंने। कोलेजन तंतु का गुच्छा, ये एग्जाम्पल है। कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें देखो क्या है, ये है डायग्राम, ये भी डायग्राम है, ये बहुत डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है मैं बताती हूँ आपको कैसे पूछ सकता है। जैसे उसने बस ये डायग्राम बना दिया और इसमें एरो करके पूछा है उसने कि ये इसको बताओ क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसको क्या कहते हैं, या फिर उसने यहाँ पे ये गलत नाम दिया है और आपको बताना है क्या है, ये सही है और यहाँ पे सारे गलत दिया, एक का सही दिया है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ऐसे भी पूछ सकता है। ये वाला इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ना। सो अभी हमने जो भी पढ़ा था वो था सघन नियमित ऊतक के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे सघन अनियमित ऊतक। देखो सघन अनियमित ऊतक में क्या होता है? तंतु तथा तंतु कोरक होते हैं। तंतु में अधिकांश कोलेजन होता है। ठीक है, जिनका अभिविन्यास अलग होता है। यह ऊतक त्वचा में पाया जाता है। उपास्थि, अस्थि एवं रक्त विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। ठीक है, यही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसी को अच्छे से रीड करना है। और ये डायग्राम दिए गए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनको भी आप अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, इनसे वैसे क्वेश्चन तो नहीं आया है, ये 2 तो ये वाले 2 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और ये तो हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, तो वहाँ पे इसके हैं क्वेश्चंस काफ़ी। अब हम लोग पढ़ेंगे उपास्थि के बारे में। उपास्थि का अंतरकोशिकीय पदार्थ ठोस, विशिष्ट, अन्नमय एवं सपिंडन रोधी होता है। ये कैसे होते हैं? थोड़े लचीले भी होंगे। उपास्थि है ना, अस्थि थोड़ी ना है। अस्थि होती है एकदम ठोस होगी और मजबूत होती है, तो ये इतने मजबूत नहीं होते क्योंकि ये उपास्थि हैं। ठीक है, इस ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं उपास्थि अणु स्वयं द्वारा स्रावित आधात्री से छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद हो जाती हैं। कशेरुकी भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थियां व्यस्त अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। इसमें कहा गया है कि जो भ्रूण होता है बच्चा, उसमें अधिकांश उपास्थि पाई जाती हैं। ठीक है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वही उपास्थियाँ किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? अस्थियों में परिवर्तित हो जाती हैं। अब देखो ये अच्छे से आप पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें लगा देती हूँ, कहाँ था ये वाला, इसको भी आप अच्छे से पढ़ना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब है कुछ वयस्क में कुछ उपास्थि नाक की नोक और बाह्य कान की संधियों मेरुदंड की आसपास की अस्थियों में के मध्य पैर और हाथ में पाई जाती हैं। कहाँ उपास्थियाँ पाई जाती हैं? यहाँ ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं अस्थि पे। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है, बहुत ठोस होता है। इसका अन्न में आधात्री कोलेजन तंतु तथा कैल्शियम लवण युक्त होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप
अच्छे से पढ़ना। मेरा हाइलाइटर अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं इसको हाईलाइट नहीं कर सकती हूँ, तो आप कर लेना। ओके। जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है, यह शरीर का मुख्य ऊतक है। यह शरीर का कैसा ऊतक है? यह शरीर का मुख्य ऊतक है, जो कि शरीर के कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा बनाता है। ये क्या है? कंकाल तंत्र। ठीक है, हमारी हड्डियाँ, बोन्स। अस्थि कोशिकाएं आधात्री के अंदर रेतिकाओं में उपस्थित होती हैं। पैर की अस्थि जैसे आपकी लंबी अस्थि भार वहन का कार्य करती है। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती है। ठीक है, कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती हैं। जो अस्थियाँ होती हैं, कुछ अस्थियाँ हैं जो उनमें क्या बनता है? बोन मैरो बनता है। अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, अब है रक्त। रक्त क्या है? देखो इसमें क्या पढ़ना है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है, जिसमें जीव द्रव्य, लाल रुधिर कणिकाएं, सफ़ेद रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। रक्त मुख्य परिसंचारी तरल है, जो कि विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है। इसको हम दूसरे चैप्टर में विस्तार में पढ़ेंगे, अभी तो ये ऐसे ही बस छोटा सा दिया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेशी ऊतक। पेशी ऊतक की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मेसोडर्म से होती है। और हम लोगों ने अभी पढ़ा था संयोजी ऊतक, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसकी भी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। ठीक है, और हमने प्राणी ऊतक पढ़ चुके हैं, उपकला ऊतक पढ़ चुके हैं। और देखो अभी हमको क्या क्या पढ़ना है। प्राणी ऊतक हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। अंग एवं अंगतंत्र है, केंचुआ है, केंचुआ नहीं पढ़ना है हम लोगों को। कॉकरोच पढ़ना है और मेढक पढ़ना है। कॉकरोच मेढक बचा है। ठीक है, पेशी ऊतक बचा है, बस फिर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो, पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतु होते हैं, रेशों से बना होता है, जो समांतर पंक्ति में सजे रहते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है, जिन्हें पेशी तंतु कहते हैं। समस्त पेशी तंतु समन्वित रूप से उद्दीपन के कारण संकुचित हो जाते हैं तथा पुनः लंबा होकर अपनी असंकुचित अवस्था में आ जाते हैं। पेशी ऊतक की क्रिया शरीर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार गति करता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति को संभाले रखता है। ठीक है, सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? कंकाल पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी। ठीक है, इसमें यही लाइन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, मैंने पढ़ लिया है आपके सामने। अब देखो कंकाल पेशी आता है। कंकाल पेशी मुख्य रूप से देखो मुख्य रूप से कंकाल अस्थि से जुड़ी होती है। कंकाल पेशी किससे जुड़ी होती है? कंकाल अस्थि से जुड़ी होती है। अब देखो प्रारूप पेशी जैसे द्विशिरिका 2 सिर वाली पेशी में रेखीय कंकाल पेशी तंतु एक समूह में एक साथ समांतर रूप से पाए जाते हैं। पेशी तंतु के समूह के चारों ओर कठोर संयोजी ऊतक का आवरण होता है। यही होती है हमारी कंकाल पेशी। देखो कंकाल पेशी कहाँ है? ये है कंकाल पेशी। ठीक है, ऐसी होती है कंकाल पेशी। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे चिकनी पेशी। चिकनी पेशी देखो कैसी होती है? चिकनी पेशी ये होती है मसाल्स हमारी। ठीक है, चिकनी पेशी ऊतक की संकुचनशील कोशिका के दोनों किनारे पतले होते हैं। इनमें रेखा धारियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट है इसमें रेखाएं और धारियाँ नहीं होती हैं। ठीक, कोशिका संधियाँ इन्हें एक साथ बांधे रखती हैं तथा ये संयोजी ऊतक के आवरण से ढके समूह होते हैं। आंतरिक अंगों जैसे रक्त नलिका, अग्नाशय तथा आंत की भित्ति में इस प्रकार की पेशी पाई जाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। चिकनी पेशी का संकुचन अनैच्छिक होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो हाईलाइट है वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो हाईलाइट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इनकी क्रियाविधि पर सीधा नियंत्रण नहीं होता है, जैसा कि हम कंकाल पेशी के बारे में कर सकते हैं। चिकनी पेशी को मात्र सोचने भर में हम संकुचित नहीं कर सकते। ठीक है,
तो ये भी पढ़ लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिया। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी क्रियाविधि पर सीधा नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है, सीधा नियंत्रण नहीं है, ये अनैच्छिक है, ऐच्छिक नहीं पेशी हैं। और हृदय पेशी कैसी है, वो भी अनैच्छिक है, ऐच्छिक नहीं है। अब हम पढ़ेंगे हृदय पेशी के बारे में। संकुचनशील ऊतक है जो केवल हृदय में ही पाई जाते हैं। हृदय पेशी की कोशिकाएं कोशिका संधियों द्वारा द्रव कला से एक रूप होकर चिपकी रहती हैं। संचार संधियां तथा अंतर्विष्ट डिस्क के आधार डिस्क के कुछ संलग्न बिंदुओं को एक इकाई में संकुचित होते हैं। ये पढ़ लेना, ये सब इम्पॉर्टेंट है जो भी ठीक लगे। यहाँ से क्वेश्चन आया था अंतर्विष्ट डिस्क से, ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ना। तो हमारा पेशी ऊतक हो चुका है। अब आता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, उसको हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये रहा, ये पॉइंट्स हैं, आपको अगर लगाना हो तो आप लगा सकते हो। अंगतंत्र इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, केचुआ भी नहीं है, ये हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने पढ़ रखा था तब सिलेबस में था, पर अब नहीं है, ओके। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, कॉकरोच। सो कॉकरोच हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, कॉकरोच पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें कॉकरोच और मेढक पढ़ेंगे। और तो बस इतना ही रखते हैं, इसको आप अच्छे से रीड करिएगा और जो भी मैंने हाईलाइट किए हैं वही आप भी हाईलाइट करो और अच्छे से पढ़ो। मैंने अच्छे से आपको बताया है कैसे पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़नी है। और मैं सारे चैप्टर के, बायोलॉजी के सारे चैप्टर के एनसीईआरटी ऐसे ही रीड कराऊंगी आपको और आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ना, ओके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ढेर सारा प्यार दें और वीडियो को शेयर भी करें, ओके। ये है मेरा स्टडी टेबल जहाँ मैं पढ़ती हूँ, बहुत सारी पढ़ाई करती हूँ। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।